Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our evidence series. तो एविडेंस के सीरीज में आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एडमिशन. दैट इज सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड दैट इज सेक्शन 15 ऑफ बीएसए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन इज कि एडमिशन क्या होता है. सो एडमिशन मतलब होता है इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लाइक विच वेव्स और डिस्पेंस, जो क्या कर सकता है, वेव कर सकता है या तो डिस्पेंस कर रहा है विद द प्रोडक्शन ऑफ एन एविडेंस बाय एन अकॉर्डिंग दैट द फैक्ट असर्टेड बाय द अपोनेंट इज ट्रू और नॉट. मतलब लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ कि ये पेन मेरा है तो ये मेरा एडमिशन है, ठीक है. इट इज एन एडमिशन ऑफ सर्टेन फैक्ट. तो सेक्शन अगर बेयर एक्ट की हम रीडिंग करते हैं तो बेयर एक्ट में जो वर्ड यूज किए हैं इन्होंने, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 15. सो एडमिशन को उन्होंने डिफाइन किया है इसमें. अब डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेशन जो है इसको हम लोग 3 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं. जैसे कि एडमिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है. अब स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? स्टेटमेंट आपके ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं. दैन द एडमिशन इज अ स्टेटमेंट विच इज सजेस्टेड रेफरेंस एज अ. तो सजेस्टेड इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं आप उसमें? या तो फैक्ट इन इश्यूज बता रहे हैं या फिर कुछ रिलेवेंट फैक्ट्स बता रहे हो आपको. एंड ये जो एडमिशन है ये किसने किया है? मेड बाय अ पर्सन. अब ये क्या होता है? ये 18 से 20 में है. दैन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस जो है वो आपने एडमिशन दिया है. तो ये कुछ जो कंपोनेंट्स है एडमिशन के वो आपको देखने हैं. देन द क्वेश्चन इज कि इम्पॉर्टेंट एडमिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये जो इम्पॉर्टेंट एडमिशन जो है इज अ पीस ऑफ एविडेंस. तो एडमिशन को हम लोग पीस ऑफ एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं. फॉर द रीजन कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट, कि ये फैक्ट जो सही है या नहीं है. लेट्स से क्वेश्चन फैक्ट इन इशू है कि ये पेन किसका है. ओके, अब मैं एडमिशन कर रही हूँ, मैं एडमिट कर रही हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ कि दिस पेन जो है ये बिलोंग्स टू मी. तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है टू प्रूविंग द ट्रूथनेस ऑफ द फैक्ट, राइट. और सेकेंड इज it has the effect of shifting the burden of proof on the party against whom it is produced to explain it, right. तो एडमिशन अब जिसने दिया है तो अब यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ये क्या होता है? शिफ्ट करता है किस पे? पार्टी पे, अगेंस्ट whom it is produced to explain it. Then दे आर नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. लेट से मैंने ये जो है सिर्फ एडमिशन दिया तो इसकी वजह से मेरे एक एडमिशन देने की वजह से क्या ये प्रूफ होता है कि ये पेन मेरा है करके, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा एज अ मैटर ऑफ मैटर एडमिटेड, बट दे मे ऑपरेट एज अ स्टॉपल, राइट. ओके, हमने डेफिनेशन देख ली, इंपॉर्टेंस देख लिया एडमिशन का. देन द नेक्स्ट विल बी द मोड ऑफ एडमिशन. तो किस किस तरीके से जो है एडमिशन हो सकता है. द फर्स्ट विल बी द फॉर्मल, जुडिशियल और द क्वासी जुडिशियल. तो ये जो है एक ही ब्रैकेट में आएंगे सारे कि फॉर्मल, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल क्या होता है. तो फॉर्मल एडमिशन वो एडमिशंस होते हैं जो हम लोग प्रोसीडिंग में ट्रायल के पहले करते हैं. दैट इज प्रायर टू द ट्रायल. ट्रायल के पहले जो भी आपने एडमिशन किया है दैट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेस एडमिशन. Then this admission is made during the proceedings are a fully binding on the party who makes them. अगर let's say ट्रायल के टाइम पे अगर मैं कुछ कह रही हूँ, मैं एडमिशन दे रही हूँ, मैं एडमिट कर रही हूँ कोई स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट, तो वो कैसे होंगे? फुल्ली बाइंडिंग होंगे मुझ पे, राइट. देन दे आर द वेवर, दे कॉन्स्टिट्यूट द वेवर ऑफ प्रूफ. सेकेंड ये हमने देखा फॉर्मल टाइप का. देन सेकेंड विल बी द इनफॉर्मल टाइप ऑफ एडमिशन. तो इनफॉर्मल या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल भी कह सकते हो उसे, ठीक है. तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन क्या होता है? सो द स्टेटमेंट अकर आउटसाइड द कोर्ट, इवन द एडमिशन टू द स्ट्रेंजर इज रेलेवेंट. मतलब सिर्फ वो कोर्ट में नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट के बाहर आप किसी को भी जो है वो एडमिशन करते हैं तो भी वो जो है वो रेलेवेंट होगा, ठीक है. देन हम बात करें कि हु कैन मेक अ एडमिशन, राइट. हमने देख लिया एडमिशन क्या होता है, किस इंपॉर्टेंस क्या एडमिशन की. देन नेक्स्ट हमने देखा था कि एडमिशन के मोड्स देखे थे, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हु कैन मेक अ एडमिशन. तो सेक्शन 18 की अगर हम बात करें, सेक्शन 18 अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 16 अकॉर्डिंग टू बीएसए,
राइट, हम दोनों पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो सेक्शन 16 अकॉर्डिंग टू द बीएसए क्या कहता है, पार्टी टू अ सूट और अ प्रोसीडिंग। तो एडमिशन कौन कर सकता है, लेट्स से सूट चल रहा है, सूट इंस्टीट्यूट किया, तो उसके में 2 पार्टी होती है, ठीक है। तो पार्टी में से जिसने जो सूट, पार्टी टू अ सूट और अ प्रोसीडिंग, तो जो पार्टी होगी सूट में, प्रोसीडिंग में, वो एडमिशन दे सकते हैं यहाँ पे। देन सेकंड, जो ऑथराइज्ड एजेंट होता है, लेट्स से मैं अपने बिहाफ पे किसी को ऑथराइज करती हूँ कि ये जो मेरा सारा काम जो है लाइक प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, तो एक ऑथराइज एजेंट जो है वो एडमिशन दे सकता है। पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर लाइक करता, जैसे कि मान लीजिए कोई एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसमें करता है, तो जो करता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फैमिली बिजनेस, वो क्या कर सकता है, एडमिशन दे सकते हैं। देन द पर्सन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, एंड फाइनली द पर्सन फ्रॉम होम द इंटरस्टेट इज डिराइव्ड, इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। ओके, ये कुछ कैटेगरी है जो कि सेक्शन 16 ऑफ बीएसए में ये जो है एडमिशन कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन 19 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, दैट इज सेक्शन 17 ऑफ बीएसए, सो द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी टू अ सूट, तो वो एडमिशन दे सकते हैं जिनकी पोजीशन प्रूव करनी होगी। देन सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी एजेंट, राइट। Then third is the section 20, that is section 18 of BSA, a person express referred by the party to a suit, right, expressly जो रेफर किए गए किसी के नाम, तो वो एडमिशन दे सकती है। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है एडमिशन दे दिया हमने, अब रेलिवेंसी या प्रूफ क्या होगा एडमिशन का। ओके, सो द प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो जो एडमिशन होता है, एडमिशन इज अ एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु हैज मेड द एडमिशन, राइट। तो ये जो एडमिशन है ये एक एविडेंस की तरह जो है वो काम करता है। ओके, देन ही हिमसेल्फ कांट प्रूव हिज स्टेटमेंट। अगर मैंने बोल दिया है कि ये पेन जो है वो बिलोंग्स टू मी, ये मैंने एडमिशन किया, अब मैं खुद ही इसे प्रूव नहीं कर सकती हूँ, राइट, ये स्टेटमेंट को। Hence, the statement of admission must be proved by the third person other than the person who make। तो अब ये जो है ना स्टेटमेंट जो मैंने दिया है, ये एडमिशन जो मैंने दिया है कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, अब ये जो है ये प्रूफ कौन करेगा, ये थर्ड पार्टी प्रूफ करेगी, राइट, अदर दैन द मेकर, जिसने बनाया उसके अलावा। Then because a person will always or naturally make a statement that are favorable to him, क्योंकि ये जो है 99% ऐसा होता है कि इंसान हमेशा वही स्टेटमेंट बोलता है जो उसके फेवर में हो, राइट। तो कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये मैंने गलत चीज की है करके। सो द स्टेटमेंट आर नॉट एक्सेप्टेबल और एडमिसिबल एज अ वैलिड पीस ऑफ एविडेंस unless they are contrary to the interest of maker। और लेट्स से मुझे पता है कि अगर मैं ये डिनाई कर देती हूँ कि ये पेन मेरा है तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, स्टिल जो है मैं ये एडमिट कर रही हूँ कि ये पेन मेरा नहीं है, तो फिर इस केस में जो है एक्सेप्ट कर सकते कि ओके, क्योंकि ये जो है ना नॉर्मल एक जो नॉर्म है उससे थोड़ा अलग हटके है। ओके, जनरल क्लॉज की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे 21A है, तो 21 की जगह यहाँ 19 आ जाएगा, अभी 19 ऑफ BSA। तो 19 क्या कह रहा है अभी कि जो एडमिशन जो है वो रेलेवेंट है एंड एडमिसिबल होंगे अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, देन इट कांट बी प्रूव्ड बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक इट, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, जैसे ये मैंने अगर मैं रिफ्यूज करती हूँ कि ये पेन जो है वो मेरा नहीं है, स्टेटमेंट मैंने ये दिया, तो वो एडमिसिबल होगा, बट नॉट अ सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। और मैं ये बोल रही हूँ कि ये पेन तो मेरा ही है, तो हो सकता है कि ये जो मैं अपने इंटरेस्ट में बोल रही हूँ कि ये पेन बिलोंग्स टू मी, तो ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हुआ। सेल्फ हार्मिंग क्या होगा कि मुझे पता है अगर ये पेन लॉस हो जाएगा तो मुझे नुकसान है, फिर भी मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि दिस पेन जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू मी, तो ये सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट हुआ। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट कैसे होंगे, दे आर एडमिसिबल, ठीक है, क्योंकि खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। देन अब इसके एक्सेप्शंस भी आते हैं एडमिशन के कुछ। तो जब सेल्फ सर्विंग, अब आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट क्या होता है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब भी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट दिया जाता है तो वो कब एडमिसिबल बनेंगे, तो ऐसी कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिसमें कि अगर मैं अपने फेवर में बात करूँ, अपने फेवर में एडमिशन दे रही हूँ, तब भी वो एक्सेप्टेबल होगा। तो लेट्स सी दैट, सो इफ अ पर्सन वर डेड and such a statement would have been irrelevant like a dying declaration। तो मान लीजिए कि कोई जो है इंसान मर रहा है और मरते हुए कोई स्टेटमेंट दे रहा है और खुद के फेवर में दे रहा है वो, तो तब एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब लेट्स से डाइंग डिक्लेरेशन कोई दे रहा है, एंड अ पर्सन हु कांट बी कॉल्ड एज अ विटनेस
that is the second category. And third is a person whose services then are not admissible. ठीक है. So the statement as evidence, if the state, mind or a body, statement as to the existence of the state of mind or a body, such statements are relevant as it is shown by the body of a person making it. It is an accompanied by a conduct. लेट्स से मैं कोई एडमिशन दे रही हूँ, मैं कोई और भी जो है वो एडमिशन दे रहा है किसी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से रिलेटेड, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके कंडक्ट भी वही शो कर रहा है. ठीक है, तो वो एडमिसिबल होगा. देन हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट रेलिवेंट अदरवाइज दैन द एडमिशन. तो कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट विच आर रेलिवेंट नॉट एज द एडमिशन इन सेक्शन 21, दैट इज सेक्शन 19 नाउ, बट एडमिसिबल अंडर द अदर सेक्शन. ठीक है, हो सकता है कि वो एडमिशन सेक्शन 19 में जो है वो एडमिसिबल ना हो, बट वो कहीं और जो है किसी और सेक्शन के हेल्प से उसे एडमिसिबल बनाया जा सकता है. ठीक है. देन वेल एंड ओरल एडमिशन एज टू द कॉन्टेक्स्ट एडमिशन इन सिविल केसेस. ओके देन ओके, यही तक था ये केस. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन से रिलेटेड केसेस कंप्लीट करेंगे. आई होप आपको जो एडमिशन है इसका हमने अभी तक जो इम्पोर्टेंस डेफिनेशन देखी, देन मोड ऑफ एडमिशन्स देखा हमने, आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. सो थैंक यू सो मच.